स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लब पर। आज हम बात करेंगे साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बार बार परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो जल्दी ही वीडियो को स्टार्ट करते हैं और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। तो हम बढ़ लेते हैं प्रश्नों की तरफ। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है कि शहद का मुख्य घटक कौन सा होता है। तो जो शहद का मुख्य घटक होता है वो होता है फ्रक्टोज और ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी फ्रक्टोज जो है शहद का मुख्य घटक होता है। हम अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि कोई व्यक्ति चावल दाल और दही खाता है तो उसमें नीचे दिए गए विकल्पों में से किसकी कमी होगी। अगर कोई व्यक्ति चावल दाल और दही खाता है तो उसमें विटामिन ए की कमी होगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, विटामिन ए की कमी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि पशुओं में मिल्क फीटर नामक बीमारी किसकी कमी के कारण होती है। तो जो पशुओं में मिल्क फीटर नाम की बीमारी होती है वो कैल्शियम की कमी के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जब पशुओं में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसे मिल्क फीटर रोग कहा जाता है जो कि पशुओं में होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा ट्रिपल वैक्सीन नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक अक्षमता प्रदान करती है। तो जो ट्रिपल वैक्सीन है वो नवजात शिशु को काली खांसी के लिए रोग प्रतिरोधकता अक्षमता प्रदान करती है, टेटनस के लिए और डिप्थीरिया के लिए। तो ये सभी आंसर इसके सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। ट्रिपल वैक्सीन बच्चों में काली खांसी, टेटनस और डिप्थीरिया तीनों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा काली खांसी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो जो काली खांसी है उसको पर्टुसिस के अन्य नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। काली खांसी को पर्टुसिस भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं करता। तो जो इनमें से वो रोग है वो है आंतरजवर। आंतरजवर रोग जो है ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं करता। इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। राइट आंसर इज द बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है ओप्थेल्मोलॉजिस्ट निम्न में से किसका उपचार करता है। तो जो ओप्थेल्मोलॉजिस्ट है वो आँखों का उपचार करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, आँखों का। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी बीमारी संक्रामक नहीं है। तो निम्न में से कौन सी बीमारी है जो संक्रामक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। खसरा, अंतर्ज्वर, इन्फ्लुएंजा ये तीनों संक्रामक है, लेकिन जो गठिया है ऑप्शन नंबर डी गठिया संक्रामक बीमारी नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा असंचरणीय रोग है। तो निम्न में से कौन सा है जो असंचरणीय रोग है वो है मधुमेह। मधुमेह असंचरणीय रोग है। मधुमेह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता, इसलिए ये असंचरणीय रोग है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है। तो कौन सी बीमारी है जो विषाणु जनित होती है। तो वो होती है टाइफाइड। टाइफाइड जो बीमारी है वो विषाणु जनित रोग है। विषाणु से होने वाला रोग कौन सा है, टाइफाइड। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा निम्न में से कौन सा रोग सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है। निम्न में से कौन सा रोग सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है। तो वो होता है प्लेग। प्लेग जो है वो चूहा पिस्सू से संक्रमित रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है
एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? एंजियोप्लास्टी से किस रोग का उपचार किया जाता है? तो जो एंजियोप्लास्टी से जिस रोग का उपचार किया जाता है उसे बोलते हैं हृदय रोग। हृदय रोग का जो उपचार है वो एंजियोप्लास्टी से किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हृदय रोगी का उपचार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है कि जो मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग के शिकार होगी? अगर कोई व्यक्ति, लड़की या लड़का, मिठाइयों पर अगर मक्खी बैठ जाती है और उस मिठाई को खा लेता है तो वो किस रोग का शिकार होगा? तो वो हैजा का शिकार होगा। हैजा ऑप्शन नंबर ए। दूषित पानी और दूषित भोजन खाने से हैजा रोग हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी कौन है? तो जो मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है वो है मादा एनाफिलीज। मादा एनाफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, मादा एनाफिलीज मलेरिया का परजीवी का प्राथमिक परपोषी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? तो इनमें से कौन सी बीमारी है जो मच्छरों द्वारा फैलती है? वो है मलेरिया। इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बात की थी कि मादा एनाफिलीज द्वारा मलेरिया फैलता है। तो मादा एनाफिलीज एक मच्छर की प्रजाति है और इसके काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी, मलेरिया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा एड्स का विषाणु शरीर में निम्न में से किसको नष्ट कर देता है? जो एड्स का विषाणु होता है वो शरीर में रोग प्रतिरक्षा तंत्र को नष्ट कर देता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रतिरक्षा तंत्र को जो है एड्स का विषाणु नष्ट कर देता है। उसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निम्न में से एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी का चुनाव करें। तो निम्नलिखित में से कौन सी है जो यौन संचारित बीमारी है? तो वो है एड्स। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। और एड्स के विषाणु रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देते हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा पीलिया किससे संबंधित है? पीलिया जो रोग है वो किससे संबंधित है? तो जो पीलिया रोग है वो लीवर से संबंधित है, यानी यकृत से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पीलिया रोग यकृत या लीवर से संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा रक्त में यूरिक अम्ल के अधिकता का होना निम्न में से किस रोग का लक्षण है? जो रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता हो जाती है वो किस रोग का लक्षण है? तो वो गठिया का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गठिया का लक्षण है कि जो है यूरिक अम्ल, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता का होना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा मनुष्य में रोग संचारित करने वाले कीटों को क्या कहते हैं? जो मनुष्य में रोगों का संचार करते हैं उन कीटों को क्या कहते हैं? तो उन कीटों को रोगाणुवाहक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर होगा, रोगाणुवाहक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य जनित रोग नहीं है? इनमें से कौन सा रोग है जो खाने से नहीं होता? तो जो है इन्फ्लुएंजा जो है वो खाने से नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है? जो मधुमेह जो रोग है वो किसका परिणाम है या फिर किसके कारण होता है? तो मधुमेह जो है वो कम इंसुलिन स्राव का परिणाम है। अगर इंसुलिन स्राव शरीर में कम हो जाता है या फिर इंसुलिन की मात्रा शरीर में कम हो जाती है
तो मनुष्य को मधुमेह रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। कम इंसुलिन का परिणाम है मधुमेह। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जल से बह किस रोग का लक्षण है? अगर किसी व्यक्ति को पानी से डर लगता है तो उस व्यक्ति को कौन सा रोग है? तो उस व्यक्ति को रेबीज रोग है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। और जो रेबीज रोग है वो कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ते के काटने से रेबीज रोग होता है। और जो है रेबीज का टीका जो खोजा था उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? उसका नाम है लुई पास्चर। तो जल से बह रोग रेबीज का लक्षण है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? जो बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण बीमारी हो जाती है उसे क्वाशियार्कर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वाशियार्कर कहा जाता है बच्चों में प्रोटीन की कमी को। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता होता है। तो किसकी न्यूनता के कारण रक्त अल्पता होती है? तो वो होती है लोहे की कमी के कारण। तो लोहे की कमी के कारण शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है। और फोलिक अम्ल की कमी होने के कारण भी शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है। और विटामिन B12 से भी हमें रक्त की आपूर्ति होती है। तो लोहे, फोलिक अम्ल और विटामिन बी इन तीनों की कमी के कारण रक्त की शरीर में कमी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी की कमी के कारण रक्त अल्पता हो जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है। डेंगू बुखार एक मच्छर से होने वाला उष्णकटिबंध रोग है। जो डेंगू विषाणु से होता है उसे क्या कहा जाता है? तो जो डेंगू विषाणु से होता है उसको क्या कहते हैं हम? उसको हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। क्योंकि डेंगू का बुखार होने के बाद शरीर की सभी हड्डियों में दर्द होने लगता है। इसीलिए जो डेंगू विषाणु से होता है उसको हम हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, यदि कोई इंसान कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? यदि कोई इंसान कैंसर से पीड़ित है तो उसे किसे दिखाना चाहिए? तो उसे दिखाना चाहिए अम्बुर्द विशेषज्ञ को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अम्बुर्द विशेषज्ञ जो है वो कैंसर से संबंधित होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग मानव शरीर में रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो इनमें से कौन सा है जो रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है? तो जो जवर ऑप्शन नंबर बी जो है वो रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? अभी हम इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं कि कुत्ते के काटने से रेबीज होता है और जिसके कारण पानी से डर लगने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया भी कहा जाता है। और जो है रेबीज का टीका जो है लुई पास्चर ने खोजा था। तो कुत्ते के काटने से रेबीज बीमारी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, हाइड्रोफोबिया किसके कारण होता है? अभी हमने पहले ही इसके बारे में बात की है। तो जो है हाइड्रोफोबिया जो है वो रेबीज के विषाणु के कारण होता है। और जो रेबीज जो है वो कुत्ते के काटने के कारण होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेबीज के विषाणु के कारण हाइड्रोफोबिया होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? तो इनमें से कौन सा रोग है जो जल के कारण होता है? तो वो होता है हैजा। अगर हम दूषित जल पी लेते हैं या फिर दूषित खाना खा लेते हैं तो हैजा हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, हैजा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है,
ल्यूकाडर्मा किसकी बीमारी है? तो जो है ल्यूकाडर्मा जो है वो त्वचा की बीमारी है। त्वचा की बीमारी को ल्यूकाडर्मा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस निम्न में से किसके द्वारा वहन होता है? तो जो है भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस किसके द्वारा वहन होता है? तो वो वहन होता है मच्छर के द्वारा। एक मच्छर के द्वारा जीका वायरस का वहन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, जीका वायरस मच्छर के द्वारा वहन होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है वायुजनित संक्रमण के कारण निम्न में से कौन सा रोग नहीं होता? तो इनमें से कौन सा है जो रोग वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता? तो वो होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी है जो वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा कि हेपेटाइटिस बी नामक रोग निम्न में से किसके द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है? तो कौन सा है वो है वायरस के द्वारा होता है हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होने वाला एक संक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के मनुष्य के विषाणु जनित रोग नहीं है? तो इनमें से वो कौन सा रोग है जो मनुष्य के विषाणु जनित रोग नहीं है? तो वो है रीडर पेस्ट। रीडर पेस्ट जो रोग है वो एक विषाणु जनित रोग नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचरण की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो वो दिया गया था रोनाल्ड रोस को। जो मलेरिया के संचरण की जो खोज है वो रोनाल्ड रोस ने की थी और इसीलिए इन्हें रोनाल्ड रोस को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है उस विकल्प का चुनाव करें जिससे एक HIV व्यक्ति से यह बीमारी दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होती या फिर दूसरे व्यक्ति में नहीं जाती। तो वो विकल्प है मच्छर के काटने से, क्योंकि मच्छर के काटने से कभी भी HIV एड्स नहीं होता। HIV एड्स शारीरिक संबंध बनाने से होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मच्छर के काटने से मलेरिया डेंगू जैसे बुखार होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से किससे बने होते हैं? तो जो कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से बने होते हैं वो बने होते हैं हाइड्रोजेल से, सिलिकॉन हाइड्रोजेल से बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कॉन्टैक्ट लेंस सामान्य रूप से हाइड्रोजेल से बने होते हैं। अगला अब हमारा जो प्रश्न है वो है कि शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा किसका कारण बनती है? तो शरीर में अगर कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो शरीर में पथरी हो जाती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। कैल्शियम ऑक्जेलेट की बहुत ज़्यादा मात्रा पथरी का कारण बनती है। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कुष्ठ रोग को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो जो कुष्ठ रोग है उसे किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो कुष्ठ रोग को हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हैंसन रोग ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है कि रक्त अल्पता की स्थिति किसकी कमी की वजह से होती है? शरीर में रक्त की कमी किसकी कमी से होती है? तो जो शरीर में रक्त की कमी होती है वो लाल रक्त कणिकाओं की कमी के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर शरीर में लाल रक्त कणिकाएं नहीं होंगी तो खून भी नहीं होगा या फिर खून की कमी हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है
कि पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों में किससे फैलता है। जो पीला बुखार होता है वो मनुष्य में किससे फैलता है। तो जो पीला बुखार है वो मनुष्य में मादा मच्छर के काटने से फैलता है। मादा मच्छर के काटने से कौन सा रोग फैलता है? पीला बुखार। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पीला बुखार मुख्य रूप से इंसानों में मादा मच्छर के काटने से फैलता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, रोगों को फैलाने वाले कीड़े को क्या कहा जाता है। तो रोगों को जो कीड़ा फैलाता है उस कीड़े को वेक्टर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, वेक्टर कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प एक जीवाणु संबंधी रोग है। इनमें से कौन सा एक रोग है जो जीवाणु से होता है। तो जीवाणु से होने वाला रोग है उपदंश। उपदंश जो रोग है वो जीवाणु से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है। तो हीमोफीलिया जो है वो अनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर सी हीमोफीलिया अनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है। अगले प्रश्न की तरफ करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि चमगादड़ निम्न में से किस रोग के रोगाणुओं के प्रति पोषक है। तो जो चमगादड़ है वो इबोला वायरस के रोग के प्रति प्राकृतिक पोषक है। इबोला वायरस जो है चमगादड़ के कारण फैलता है। चमगादड़ के कारण कौन सा वायरस फैलता है? इबोला वायरस। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं। तो जो एनाफिलीज मच्छर हैं वो मलेरिया को वहन करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एनाफिलीज मच्छर मलेरिया वेक्टर वहन करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो जो विश्व एड्स दिवस है वो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या की जाती है। तो कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए क्या की जाती है। तो बायोप्सी की जाती है कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बायोप्सी कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए की जाती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। खसरा किसके कारण होता है। जो खसरा है वो किसके कारण होता है। तो जो खसरा है वायरस के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वायरस के कारण खसरा होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला हमारा प्रश्न है कि मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं। तो जो है मवेशियों में मुख और पैरों के रोग का कारण है मुख्य विषाणु के कारण मवेशियों में मुख और पैरों की बीमारी होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि पश्चिम ब्लॉट किस रोग के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। जो पश्चिम ब्लॉट है वो HIV के लिए नैदानिक परीक्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। HIV के लिए पश्चिम ब्लॉट नैदानिक परीक्षण होता है। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है कि BCG टीके का इस्तेमाल सामान्यतः किस रोग की रोकथाम के लिए किया जाता है। तो जो BCG टीके का जो है इस्तेमाल वो तपेदिक के लिए किया जाता है। तपेदिक में BCG टीके का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है
तपेदिक निम्न में से किस अंग की एक बीमारी है? तो जो तपेदिक है उसमें BCG टीके का इस्तेमाल किया जाता है और ये किस अंग की बीमारी है? तो ये फेफड़े की बीमारी है। फेफड़ों के अंदर पानी हो जाता है तपेदिक के अंदर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति के कारण मधुमेह होता है? तो जब शरीर में इन विकल्पों में से कौन सा ऑप्शन है जिसके अधिकता होने के कारण मधुमेह या डायबिटीज हो जाती है? तो अगर ग्लूकोज के शरीर में अगर अधिकता हो जाती है तो मनुष्य डायबिटीज का शिकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सिरोसिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो जो सिरोसिस रोग है वो जिगर को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। जिगर को सिरोसिस रोग प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है हमारा, स्लीप एपनिया सोते समय निम्न में से कौन सी क्रिया से संबंधित है? स्लीप एपनिया जो है वो खर्राटे मारने की एक बीमारी है। खर्राटे मारने की बीमारी है स्लीप एपनिया। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है, जल में पाए जाने वाले निम्न में से कौन से प्रदूषकों से मीना-माता रोग होता है? तो वो कौन से प्रदूषक कारक हैं जिनसे मीना-माता रोग होता है? तो वो है मिथाइल मरकरी। अगर मिथाइल मरकरी जो है वो कारक है जिससे कि मीना-माता रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है, ओस्टियोपोरोसिस निम्न में से किससे संबंधित है? तो जो ओस्टियोपोरोसिस है वो दिल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओस्टियोपोरोसिस दिल से संबंधित है। अगला हमारा प्रश्न है कि जो निमोनिया है निम्न में से किसकी सूजन के कारण होता है? निमोनिया जो होता है वो फेफड़ों के सूजन के कारण होता है और इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फेफड़ों में सूजन को निमोनिया बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला हमारा प्रश्न है, जब मानव शरीर का तापमान सामान्य शारीरिक तापमान से लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तब इस स्थिति को क्या माना जाता है? तो इस स्थिति को हाइपोथर्मिया बोला जाता है। जब मानव शरीर का सामान्य शारीरिक तापमान लगभग 2 से 3.5 फ़ारेनहाइट कम हो जाता है तो इसे हाइपोथर्मिया बोला जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि सामान्यतः निम्न में से कौन सा विकल्प कैंसर का कारण नहीं है? तो आपको बताना है कि इन विकल्पों में से कौन सा जो कारक है वो कैंसर का कारण नहीं है। तो जो ट्रांसमिशन जो है वो कैंसर का कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि थ्रोम्बोसिस निम्न में से किसकी बीमारी है? जो थ्रोम्बोसिस है वो रक्त की बीमारी है, तो इस प्रश्न का जो है डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। रक्त की बीमारी को थ्रोम्बोसिस बोला जाता है। अगला प्रश्न है, कीमोथेरेपी पद्धति से किसका उपचार किया जाता है? तो जो कीमोथेरेपी पद्धति है उससे कैंसर का उपचार किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। कीमोथेरेपी पद्धति से कैंसर का उपचार किया जाता है। अगला प्रश्न है, चेचक किस वायरस के कारण होता है? तो जो चेचक जो वायरस है वो वेरियोला वायरस के कारण होता है। वेरियोला वायरस के कारण चेचक होता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। जो ऑप्शन नंबर ए है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। चेचक वेरियोला वायरस के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है
कि मानव शरीर में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है। तो जो मानव शरीर में बैक्टीरिया का जो संक्रमण है उससे सबसे आम इलाज है, ऑप्शंस की तरफ चलते हैं, एंटीबॉडी, एंटीबायोटिक्स, एंटीजन या एस्पिरिन। तो वो जो आम इलाज है उसको बोला जाता है प्रश्न नंबर 717 का, जो एंटीबायोटिक्स जो है हम दवाइयाँ लेते हैं वो एक आम इलाज है हमारे शरीर में, रोग प्रतिरोधक अक्षमता को बढ़ाती है एंटीबायोटिक्स। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अभी बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रोग चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। तो इनमें से वो कौन सा रोग है जो चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। निकट दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष या मोतियाबिंद। तो इनमें से जो है जरा दृष्टि दोष जो है वो चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है, किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था। तो जो पोलियो का जो टीका है वो विकसित किया था जोनास एडवर्ड साल्क ने। जोनास एडवर्ड साल्क ने पोलियो का विकसित किया था टीका। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प यौन संक्रमित बीमारी से संबंधित नहीं है। तो इनमें से वो कौन सा विकल्प है जो यौन संबंधित बीमारी से संबंधित नहीं है। तो ओसिस जो है वो इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमारा जो प्रश्न है वो है HIV या एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरस लोड टेस्ट लॉन्च किया था। तो ये जो लॉन्च किया था JP नड्डा ने लॉन्च किया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। किसने लॉन्च किया था, JP नड्डा ने। बढ़ते हैं अब हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है कि जो है गंडमाला या घेंगा रोग किसकी कमी के कारण होता है। तो जो घेंगा रोग जो है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा। आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि मलेरिया को किसके उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। मलेरिया को किसके उपयोग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। तो मलेरिया को जो है कुनेन के उपयोग के द्वारा ठीक किया जा सकता है। कुनेन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगला हमारा प्रश्न है मलेरिया को किसके उपयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है। अभी हमने बात की थी कि मलेरिया को कुनेन के द्वारा ठीक किया जा सकता है, और जो कुनेन जो है वो जो है सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। मलेरिया का जो उपचार है वो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त कुनेन से होता है। तो जो है इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है। तो जो एंटासिड टाइप की जो दवाई होती है उनका उपयोग अपच के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। एंटासिड अपच के लिए प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है कि कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं। तो वो होते हैं विषाणु के कारण। विषाणु जो है उसे संक्रामक रोग के कारण बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका जो बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला अब हमारा जो प्रश्न है वो है कि निम्न में से कौन सा विकल्प दाद का कारण है। जो शरीर पर दाद खाज खुजली हो जाती है वो इनमें से कौन सा कारण है।
तो वो कारण है फफूंदी। फफूंदी जो है दाद का एक मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला जो हमारा प्रश्न है, पोलियोमाइलाइटिस किसकी वजह से होता है? तो जो पोलियोमाइलाइटिस है वो विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है कि घाव से निकलने वाला सफ़ेद दूध को क्या कहा जाता है? जो घाव से सफ़ेद दूध निकलता है उसको बोला जाता है मवाद। मवाद बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, सूखा रोग निम्न में से किसे प्रभावित करता है? तो जो सूखा रोग है वो कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सूखा रोग कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर।